Good morning, everyone. This is Richa Kataria from An Academy platform. Today, we will discuss about the syllabus of the CA Foundation for the Law and Accounts as well. तो पहले हम करेंगे अकाउंट्स का सिलेबस डिस्कस एंड आफ्टर देन वी विल डिस्कस विद द लॉ. अगर हमें अकाउंट्स में जाना है सिलेबस में तो पहले सिलेबस को पढ़ने से भी पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं अकाउंट्स होता क्या है. As for the CA Foundation aspirants, we must know what do we mean by the accounts. Right? Accounts क्या है? अगर हम ये बेसिक बात करें किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कोई एक शॉपकीपर है, क्या उसने अपनी शॉप किसी एक बंदे के लिए ओपन की हुई है? किसी एक बंदे के लिए उसने फिर शॉप खोल लिया है? तो आपका आंसर होप फॉर द बेस्ट वो आएगा नहीं. एक बंदे के लिए शॉप नहीं खोली हुई है, बहुत सारे बंदे आए, ये कॉन्सेप्ट रख के उस बंदे ने शॉप ओपन की. तो अगर बहुत सारे बंदे आते जाएंगे, ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे, तो क्या सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग अपने माइंड में रख सकते हैं, मेमोरी में रख सकते हैं कि सारे ट्रांजैक्शन इसने ये किया, उसने वो लिया, इसने ये दिया? नहीं. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है? रिकॉर्ड करना पड़ता है. ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. अब रिकॉर्ड करने की ये जो आर्ट है, ये जो मैनर है, ये जो तरीका है, दिस आर्ट, दिस मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग, व्हाट टू रिकॉर्ड? द ट्रांजैक्शंस. इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो तरीका है, जो मैनर है, जो आर्ट है, वही अकाउंट्स है. बस अभी अकाउंट्स क्या है, हम सिर्फ ये एक छोटी छोटी 2-3 थॉट लेकर के चलेंगे, उसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे. अकाउंट्स क्या है? तो अकाउंट्स इज एन आर्ट ऑफ व्हाट? ऑफ रिकॉर्डिंग. व्हाट टू रिकॉर्ड? द ट्रांजैक्शंस. रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन. कौन से ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं? जो पैसों में होते हैं, जो मॉनेटरी में होते हैं, जो मनी में होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे. किसी का बिहेवियर हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. तो व्हाट इज एन अकाउंट्स? अकाउंट्स इज नथिंग बट एन आर्ट of recording the transaction which are held in money terms. जो monetary terms में हुए हैं, उन transactions को record करने की आर्ट ही तो accounts है. अब कहते हैं कि देखते हैं कि accounts में हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से हमें चीजों को करना है. उसके बाद हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी में चलेंगे, अपने वो जार्गन वर्ड्स में चलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स वाले देखेंगे. हर सब्जेक्ट की अपनी एक वोकैबुलरी होती है. अगर वो वोकैबुलरी हमारे पास है तो ऑटोमेटिक हमारा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है. तो लेट्स चेक कि हमें करना क्या क्या है. टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वन ऑफ द मेन थिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स. हम क्या करते हैं, सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, बट हमें वो नहीं पता होता जो एक्चुअली हमारा बेस है. तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? अपनी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमारी अभी जो मैंने बात की वो कैप की, वो कैप आती है. डेटर्स कौन होते हैं, कैपिटल क्या होती है, कैपिटल अगर लाइबिलिटी होती है तो क्यों होती है. अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप ये समझ लो, अगर हमारे हाथ में पेन है फॉर डूइंग अकाउंट्स, अगर हम अकाउंट्स करने जा रहे हैं, हमारे हाथ में पेन है अकाउंट्स करने के लिए, तो हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो माइंड में मेक ओवर करेंगे, हम बिजनेस बन जाएंगे. हम कौन बन जाएंगे? बिजनेस. बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. दोनों की एक अलग आइडेंटिटीज होती हैं. मैं और मेरा बिजनेस, बिजनेस एंड द बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर. जब कभी भी पेन उठाया, अकाउंट्स करने के लिए पेन उठाया, तो हम अपने आप को क्या एज्यूम कर लेंगे? हम बिजनेस हैं. हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स करेंगे? दैट आई एम अ बिजनेस. हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे. वन नंबर कॉन्सेप्ट कीप इन योर माइंड. We need to record the transactions which are happening in monetary terms. This recording way, this recording manner is an accounts. यही एक अकाउंट है. जिस कॉपी में रिकॉर्ड कर रहे हैं सिस्टमैटिक वे में, वो अकाउंट की कॉपी है. अच्छा, आप कौन हो? हम कौन है? हम बिजनेस हैं. अपने आप को क्या बना लो? आप बिजनेस. कहता है ठीक है, तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं. कहता है ठीक है. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. सेकेंड थिंग क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं. उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। थर्ड थिंग, सिलेबस को एनालाइज करो। सिलेबस जो गिवन होता है और कुछ सिलेबस होता है जो कि हिडन होता है। जो सिलेबस गिवन है एज पर द अथॉरिटी वो तो हमें मिला ही हुआ है, लेकिन कुछ सिलेबस होता है जो कि हिडन होता है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है अपना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें एक एलोबरेटिव सिलेबस का फॉर्म दिया हुआ है। क्या फॉर्मेशन दे रखी है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, बट क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में ये नहीं पता। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, अच्छा जी, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे रखे हैं। एंड नेक्स्ट थिंग, अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था। इन्वेंटरीज दे रखी हैं, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ओके। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट and without adjustment as well, without adjustments as well. Non-profit organizations, partnership and the company account. अब company account में बहुत कुछ आ जाता है, शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी है, रेशियो एनालिसिस है, सब कुछ आ जाता है। मैंने आपसे बता दिया ना, जो हमें सिलेबस देता है वो तो है, कुछ ऐसे सिलेबस होते हैं जो कि हिडन होते हैं, जो हमें एनालाइज करने हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में क्या क्या चीजें हैं? स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जैसे कि पीछे बात की, प्रिंसिपल्स, कन्वेंशंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कौन से होते हैं, रेवेन्यू कौन से होते हैं, डिफर्ड रेवेन्यू कौन से होते हैं, अकाउंटिंग की पॉलिसीज कौन सी होती हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या है, ये सारी चीजें हमारे अकाउंट्स में हैं, हमारे सिलेबस में है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस में क्या क्या है आपकी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या होता है, कौन से ऑथर ने बुक कीपिंग को क्या कहा है? ओरिजिनल एंट्री, दिस इज द ओरिजिनल एंट्री जर्नल्स, जर्नल। अब यहाँ पे कहीं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आया ऊपर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ये इसी का पार्ट है, जर्नल। सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक। अब कैश बुक में डबल कॉलम, सिंगल कॉलम, 2 कॉलम है, प्रिटी कैश बुक, एवरीथिंग। अब यहाँ पे आप एकेडमिक नहीं पढ़ रहे, आप क्लास 11th नहीं प्रिपेयर कर रहे हो, आप एक दैट इज ऑफ योर, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ कॉम्पिटिशन। देयर इज डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक प्रिपरेशन एंड योर प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटिशन। एकेडमिक में क्या होता है ना, यू नीड टू क्वालिफाई फॉर द 70% आर इनफ, पास होना है। 33% वाले भी बच्चे पास होते हैं, 98% वाले बच्चे भी पास होते हैं, अनदर क्लास तो मिलनी ही मिलनी है। बट क्वालिफाई होने का मतलब होता है, किसी कंपटीशन का मतलब होता है, यू हैव टू क्वालिफाई दैट इन मेरिट लिस्ट आना है। वहां पास नहीं होते, वहां क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ पे 33% 11th में कर लिया, 12th तो मिल ही गई ना, लेकिन यहाँ पे हमें फाउंडेशन क्रॉस नहीं होगा हमारा, वी हैव टू। तो यहाँ पे सिलेबस आपके 11 से बिलोंग्ड है, लेकिन वे ऑफ लर्निंग, एनालिसिस इज वेरी डिफरेंट। एक IAS करने वाला बच्चा सिविल सर्विसेज में जो एस्पिरेंट्स होते हैं, वो 6th क्लास के NCERT भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो 6th क्लास का एग्जाम देने जा रहे होते हैं? नहीं, वो 6th क्लास के लिए नहीं पढ़ रहे होते, वो एनालाइज कर रहे होते हैं। 6th क्लास के बच्चे के पढ़ने के ढंग में और एक IAS एस्पिरेंट्स के पढ़ने के ढंग में डिफरेंस होता है ना। बुक्स आर सेम, but the way of learning is different. The same thing happens over here. This is the syllabus for the class 11th. We have read it earlier, we have done it. But now you need to analyze the syllabus, rectification of errors, and the trial balance, bank reconciliation statements. तरीका क्या होता है पढ़ने का? पहले ना आप जो ये सिलेबस गिवन है, आप एक कॉपी लो, उस कॉपी में ना फर्स्ट 10 पेजेस उसको ना छोड़ दो, अभी कुछ भी मत लिखना उसमें आप सिलेबस कैसे लिखोगे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने फर्स्ट पेज में अकाउंट्स लिखा और अकाउंट्स में आपने 1 2 3 करके नंबर्स करके उसमें क्या लिख दिए? चैप्टर्स के नाम लिख दिए। इकोनॉमिक्स लिखा, आपने उन चैप्टर्स के नाम लिख दिए। पहले अपने सिलेबस को एनालाइज करो, व्हाट इज इन योर सिलेबस एक्चुअली। और कुछ ऐसे सिलेबस है जो हिडन है, जो हमें नहीं पता,
हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तक पहुंचने के लिए हमें बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स होनी एकदम नेसेसरी है, तब हम रेक्टिफाई कर देंगे। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्शन करना। एरर जब पता ही नहीं है तो करेक्शंस कहाँ से करेंगे? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए पहले हमें अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में आने के लिए एक सीरीज मेंटेन करनी पड़ती है। सीरीज होती है ना, एक देखो दूसरी समझ नहीं आएगी, अगर एक ना देखी थर्ड देख ली, समझ आती नहीं आती। This is the same thing happens over here. If you have no basic knowledge of the accounts, you cannot qualify your financial statement or the rectification or the ledger book, right? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, चलो ठीक है, फिर से रिपीट होगी ये चीज। इन्वेंटरीज में क्या क्या है? इन्वेंटरीज में देखें तो मीनिंग एंड द बेसिस ऑफ टेक्निक ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन है। इन्वेंटरी वैल्यूएशन की बात हो रही है, कॉस्ट इन्वेंटरीज की बात हो रही है, realizable value of records की बात हो रही है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट थिंग यू हैव नॉट रेड हियर, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे वर्सेस क्यों लिखा हुआ है? मतलब बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ द एक्सपेंसेस? क्या होता है इसका मतलब? अच्छा, एक वर्ड है डिप्लेशन, डिप्लेशन भी इसी का साथी है। तो डिप्लेशन का मतलब क्या होता है? depreciation, amortization, written off, depletion, these are the friends। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? क्यों अलग अलग वो क्या है? सिनोनियम्स है, इंग्लिश में इसको सिनोनियम बोल सकते हैं, बट अकाउंट्स दिस इज नॉट अ सिनोनियम। अकाउंट्स में दिस इज नॉट अ सिनोनियम, दिस इज हैविंग द डिफरेंट मीनिंग ऑफ ईच वर्ड, राइट। नेक्स्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द प्रोमिसरी नोट, अगर जर्नल स्ट्रॉन्ग है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कुछ है ही नहीं है भाई। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अब क्या इतना बड़ा जो सिलेबस है, क्या रटेंगे क्या बैठ करके? वी कैन नॉट लर्न इट आउट, हम रट नहीं सकते इन सिलेबसेस को, ठीक है। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट क्या होता है? रियल होता है, पर्सनल होता है, नॉमिनल होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो वी कैन नॉट लर्न और वी कैन नॉट मग इट अप, we cannot, we have to understand the syllabus very carefully. Even we need to understand the basic concepts of accounts. So shall we start for the basic concepts account? If you have seen your financial account, that is final account, partnership form and the LLPs, limited liability partnership, admission, retirement in the death of a partner, dissolution of the partner, तो क्या करना है? इतना बड़ा सिलेबस लर्न करने के प्लान में हो आप लोग? इट्स नॉट पॉसिबल इवन। एक चीज बोलूं, क्वालिफाई करना टफ नहीं है और इजी भी नहीं है। टफ इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से ही कोई क्वालिफाई कर रहा है, बट ऑब्वियसली बात है। और इजी इसलिए नहीं है बिकॉज हमारा जो वे ऑफ प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा डिलेमा है, राइट। कैसे करेंगे से अच्छा है कि किस किस तरह भी हम बाइफरकेट करके करेंगे, ये बेटर देखें, ठीक। पहले हम एकदम बेसिक्स में चलेंगे, अपने एकदम बेसिक को देखेंगे, और जहां बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया, ट्रस्ट मी 30% सिलेबस डन हो जाता है। यू नीड टू कंप्लीट योर बेसिक्स फर्स्ट। सी, अभी मैंने बात की कि अकाउंट्स अगर कोई पूछे, अभी बुकिश लैंग्वेज में प्लीज बिल्कुल बात नहीं करिएगा, छोड़ दीजिए बुकिश लैंग्वेज को। अभी बुकिश लैंग्वेज में हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी हम बहुत बेसिक लिटरल वर्ड्स में बात करेंगे। अकाउंट्स क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा कि एक आर्ट होती है, एक तरीका होता है। किस चीज का तरीका है भाई? रिकॉर्ड करने का, ठीक है। रिकॉर्ड करने का तरीका है। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कहते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। किसको रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस को, और उन्हीं ट्रांजैक्शंस को करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। यही अकाउंट्स है ना, और तो कुछ नहीं है। जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं, और इसी रिकॉर्डिंग के तरीके को हमने अकाउंट्स बोल दिया। अब ये जो रिकॉर्ड है करने का तरीका है, इसको अगर हम सिस्टमैटिक वे में कर लें तो बेटर हो जाएगा। सिस्टमैटिक वे में कर लें तो अब सिस्टमैटिक वे का यहाँ पे मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सिस्टमैटिक वे है? आपके फादर का एक रेस्टोरेंट है, आपके फादर वहां बैठे हैं, आपको कॉल आती है कि बेटा 2 मिनट आप आ जाओ, 2 आवर्स के लिए आप देख लो। उन्होंने कुछ कॉपी में ऐसा लिखा हुआ जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है। कुछ ऐसा लिखें कि आपको भी समझ आए, आप ऐसा लिखो कि उनको भी समझ आए, मैं चली जाऊं तो मुझे भी समझ आए।
तो सिस्टमैटिक मैनर, चाहे वो तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह एक जैसा वे चल रहा है। तो सिस्टमैटिक मैनर ने अकाउंट्स को कुछ रूल प्रोवाइड कर दिए, एक वर्ड दे दिया गया सिस्टमैटिक मैनर, और इसी सिस्टमैटिक मैनर ने कुछ रूल दे दिए। अब उस रूल को रूल की तरह नहीं याद करना है, समझना है सिर्फ। अब देखते हैं कि वो सिस्टमैटिक मैनर क्या था। कहते हैं रूल जो दिए वो 3 तरीके के रूल हमें प्रोवाइड कर दिए गए। कहता है ठीक है, एक जो 3 रूल दे दिए गए हमें, तो वो रूल कौन से दिए गए, लेट्स चेक। वेट, अब रूल दिए गए हैं कितने, 3। अच्छा, अब वो 3 रूल्स को हम लर्न करेंगे। लर्न करने की बात कॉमर्स नहीं करता। कॉमर्स नेवर टॉक्स अबाउट टू लर्न एनीथिंग, ओनली टू अंडरस्टैंड, नथिंग टू लर्न। तो यहाँ पे कहता है पहला बंदा आया किसका, रियल का, और हम अकाउंट को A/C करके लिखेंगे, तो रियल अकाउंट बन गया। फिर कहता है दूसरा आया पर्सनल अकाउंट, ठीक है। थर्ड आया नॉमिनल वर्ड, ये हम लोग ने बहुत बार पढ़ लिया है, लेकिन अब मैं वही बोलूंगी, वी आर नॉट लर्निंग हियर 11th, वी आर लर्निंग हियर फॉर CA फाउंडेशन, तो हमारा वे ऑफ लर्निंग भी वही होना चाहिए। कहता है जो रियल अकाउंट है ना, वो असेट्स को डील करता है। किसको डील करता है, असेट्स को। अब जो नॉन कॉमर्स बच्चे हैं उनको नहीं पता कि असेट्स क्या होती है, चलो देखते हैं थोड़ा सा असेट्स क्या होती है। ये जो माइक है ना, जो मेरे पास लगा हुआ है, ये मेरे लिए मेरी असेट्स है, मेरे लिए मेरी असेट्स है। लेकिन जो इसको बेचते हैं, जो शॉपकीपर जिन्होंने ये मेरे को दिया है, जिनसे मैंने खरीदा है, उनके लिए ये क्या है, ये गुड्स है। उनके लिए क्या है, ये गुड्स है। किसके लिए ये गुड्स है, जो ये बिजनेस में डील करते हैं, जिनका बिजनेस है खरीदने और बेचने का। बात समझ आ रही है, सेल करने का और बाय कर रहा है क्योंकि उसको सेल करना है। जो बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व हैं इस माइक के लिए, ये उनके लिए गुड्स है। लेकिन मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए ये क्या है, असेट्स है। तो असेट्स क्या होती है, अभी नॉर्मल बात करेंगे। असेट्स हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रही है। असेट्स वो है जिससे हमारा बिजनेस रन कर रहा है। तो रियल अकाउंट किसको डील कर रहा है, असेट्स को डील कर रहा है। कहते हैं ठीक है, हम लोग कौन है, मैंने बताया था हम कौन है, बिजनेस है। तो कहता है बिजनेस में जो चीजें आएंगी उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, और बिजनेस से जो चीजें जाएंगी उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब जो चीजों में, व्हाट इज द चीज है, असेट्स। हमारे पास जो आया डेबिट, हमारे पास से जो गया क्रेडिट। तो हमने इसी को रूल का नाम दे दिया, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, समझ आ रही है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज द रियल अकाउंट। अब रियल अकाउंट क्या होता है, कहते हैं भाई ये असेट्स को डील करता है। असेट्स क्या होती है, जो हमारे बिजनेस की कैपेसिटी बढ़ा रही है, हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी। ये पेन मेरे लिए मेरी असेट्स है, लेकिन स्टेशनरी वाले भैया के लिए, जो खरीदते बेचते हैं, उनके लिए ये गुड्स है। तो जो बिजनेस में आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, दैट्स इट। अब पर्सनल अकाउंट, नाम से ये पर्सन किसको डील कर रहा है भाई, पर्सन को, किसी बंदे को डील कर रहा है। ये किसको डील कर रहा है, पर्सन को। कहता अब ये इसमें क्या होना है, इसको कर देते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पेन मेरे हाथ में है, वन ऑफ माय कलीग हैज गिवन टू मी, तो ये मैं रिसीवर हूं, तो मैं डेबिट हो गई, और जिसने मुझे दिया है वो गिवर है, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। पर्सनल अकाउंट किसको डील कर रहा है, पर्सन को डील कर रहा है, ठीक है। कहते व्हाट अबाउट नॉमिनल, कहते नॉमिनल डील्स विद एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। इनकम्स एंड गेन्स, व्हाट डू यू मीन बाय द गेन, इज अ प्रॉफिट। कहता है जो एक्सपेंसेस लॉसेस होंगे उनको हम डेबिट कर देंगे,
और कोई इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, गेन होगा, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये 3 रूल जो आपने क्लास 11th में भी पढ़े हैं, ये 3 रूल ऐसे पढ़ने हैं कि हमें पढ़ने नहीं, हमारे दिमाग में होने चाहिए। एंड यू नो व्हाट डू यू मीन बाय द नोट्स? नोट्स बना बना के रख लो, रिवाइज करेंगे। अरे क्यों करना है, एग्जाम में सिर्फ ये जगह जाएगी साथ में और कुछ नहीं। नोट्स घर में, ये जगह साथ में, तो यहाँ को नोट्स बना लो। कीप एवरीथिंग इन योर माइंड वाइल मेकिंग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए और सोच रहे नोट्स, क्यों सोचना है, नोट्स साइड कर दो, दिमाग को नोट्स बनाओ, यहाँ भरो। रिपीट द थिंग्स एज कि रिवीजन का टाइम नहीं मिलेगा। एक चीज को ऐसे पढ़ो कि वो रिवाइज्ड भी है, मतलब 100% डन। यू आर अ कॉम्पिटिटर, कीप इन माइंड, राइट? तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में जो चीजें आ रही हैं डेबिट, बिजनेस से जो चीजें जा रही हैं क्रेडिट। What that is debit the receiver and credit the giver. The person who receives will be debited, the person who will give will be credited. If you are paying the rent for your house, it is an expense for you, it will be debited. If you are receiving the rent from someone, you are receiving the commission from someone, it will be credited. Is it okay up to it? Now see. Now कहते हैं ट्रांजैक्शंस की बात हुई है, अब एक वोकैब आती है हमारे पास। हम कोई चीज खरीदते हैं, परचेज करते हैं या सेल करते हैं। जब हम बिजनेस हैं, हम कोई चीज परचेज करेंगे तो हमारे पास 2 तरीके हैं परचेज करने के, इधर इन कैश और ऑन क्रेडिट, उधार खरीद लेते हैं, या तो हम कैश में खरीद लाते हैं या तो हम उधार खरीद लाते हैं। आप जब कोई चीज खरीदते हो, आपने कोई गुड्स खरीदा, चाहे उधार खरीदो नगद। मैंने पेन लेने गई, मैंने कहा भैया पेन दे दो, उसके बदले मैंने पेन खरीदी, पेन मेरे पास आ गई। मैंने पेन खरीदी, बोला पैसे कल ले लेना, पेन तो मेरे पास आ गई ना, पैसे नहीं गए। तो चाहे मैं उधार खरीदूं, नगद खरीदूं, इट डज नॉट मीन मेरे पास गुड्स आएगा। ये मान गए, गुड्स तो आए गई, चाहे मैं उधार खरीदी चाहे मैं नगद खरीदी। अगर मैं कैश में कोई चीज खरीदती हूँ तो मेरे पास से क्या कम हो जाएगी, कैश। यस, लेकिन अगर मैं उधार खरीदती हूँ, क्या मेरे पास से कैश कम हुई राइट नाउ? नहीं। एक बंदा जनरेट हो गया मेरी लाइफ में जिसको मैंने पैसे देने बाकी हैं। मैंने आपसे ये पेन उधार खरीद ली, अब मैंने आपको इस पेन के पैसे देने हैं, तो मेरी लाइफ में एक बंदा आ गया, उस बंदे, ये पर्सन आ गया मेरी लाइफ में, एक पर्सन मेरी लाइफ में आ गया जिससे मैंने उधार खरीदा है। द पर्सन फ्रॉम whom I have bought the goods on credit, right? तो ये पर्सन कौन है, इस पर्सन का नाम क्या है? कहते हैं इस पर्सन का नाम हम लोग रख देंगे क्रेडिटर। इस पर्सन का नाम हम लोगों ने क्या रख दिया, क्रेडिटर। तो अब क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर इज अ पर्सन, एक पर्सन है क्रेडिटर, जिससे हमने उधार कुछ खरीदा हुआ है, या वो बंदा है जिसको हमने पैसे देने हैं, यही है ना क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन है? जिससे हमने उधार खरीदा हुआ है। From whom goods bought on credit, can say, या फिर क्या कह सकते हैं, जिसके पैसे देने बाकी हैं। To whom amount is due to pay। तो इसका मतलब, अभी अगर हम लोग बड़ा बेसिक देखें, कुछ लिख फिक नहीं ले रहे हैं, बस समझ रहे हैं। उधार खरीदा, गुड्स तो आया, पैसे नहीं गए, एक बंदा आ गया और उस बंदे का नाम क्या है, क्रेडिटर। तो हु इज अ क्रेडिटर? इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods bought on credit, from whom the goods bought on credit, or the person to whom the amount was due to pay, जिसके पैसे देने बाकी हो, बंदा हमारा कौन है, क्रेडिटर है। कोई प्रॉब्लम, मैंने पेन आपसे लिए, मेरे को आपके पैसे देने हैं, तो आप मेरे कौन हो, क्रेडिटर हो, क्योंकि आपको मैं पैसे दूंगी, मैंने पैसे देने बाकी हैं। ऑल राइट, तो ये पर्सन आ गया बंदा, ये पर्सन है। तो हम लोगों से पूछा गया ये जो क्रेडिटर है वो कौन सा अकाउंट होता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो याद करोगे क्या? नहीं, ये किसको कौन है, ये पर्सन है। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। ये कौन सा अकाउंट हो गया,
पर्सनल अकाउंट हो गया। क्यों? किसी पर्सन के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट बिकम्स अ पर्सनल अकाउंट। तो हमसे पूछा गया हु इज अ क्रेडिटर, इज अ रियल, नॉमिनल और पर्सनल? याद करना है, नो, पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट हो गया। ऑल राइट। कहते फिर एसेट्स है कि लायबिलिटी है ये हमारी? भाई पैसे देने बाकी हैं, ड्यू टू पे, पैसे देने बाकी हैं, तो ये तो हमारी लायबिलिटी है। ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटीज बन गई। क्यों? क्योंकि इसके पैसे देने बाकी हैं, हमारी लायबिलिटी है। कहता कौन सी लायबिलिटी? कहते दिस इज द करंट लायबिलिटी। 12 मंथ्स के अंदर जो पैसे देने होते हैं, अभी हम लोग आगे जब चलेंगे बताऊंगी, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जो 12 मंथ्स के अंदर पेएबल है उसको करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी एंड द पर्सनल अकाउंट। पूछा गया कौन सा पर्सनल? अभी आगे हम लोग बात करेंगे नेचुरल। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो कुछ भी के लिए भी रेडी हो जाओ ना, कुछ भी पूछेगा। कैसे सीए क्वालिफाइड नहीं होता लोग कहते हैं? प्रिपरेशन उस लेवल पे कर लो। बड़ी चीज चाहिए तो जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो भी बड़ी होती है, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। परचेज करेंगे इधर इन कैश और ऑन क्रेडिट। कैश में करा, क्रेडिट में किया, गुड्स तो आया। कैश में किया, पैसे गए। उधार किया, वो पर्सन जनरेट हो गया। ये पर्सन कौन है? क्रेडिटर है, जिसके पैसे देने बाकी हैं, जिससे उधार खरीदा है। ये बंदा है, पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट बन गया। पैसे देने बाकी हैं तो लायबिलिटी बन गया। पूछ रहा है कौन सा पर्सनल? नेचुरल पर्सन। कौन सी लायबिलिटी? करंट लायबिलिटी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। फिर कहते हैं अच्छा ये ठीक है, ये तो हो गया परचेज। कहता है सेल करेंगे तो क्या होता है? कोई चीज आप जब सेल करोगे, इधर कैश और क्रेडिट, आपके पास से गुड्स तो कम हो जाएगा। आपका गुड्स तो कम हो जाएगा, आप बेचोगे तो। कैश में करोगे तो आपके पास पैसे आएंगे, है ना? कैश में करोगे तो पैसे आ गए, आपने बेचा है कुछ। उधार करोगे तो क्या पैसे आएंगे? नहीं। कौन आएगा? एक पर्सन आएगा। कौन आएगा? एक पर्सन आएगा। इस पर्सन का नाम डेटर। इस पर्सन का नाम डेटर। अब इसको क्या बोल सकते, जिसको उधार गुड्स बेचा हुआ है? द पर्सन टू whom goods sold on credit। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। जिसको उधार बेचा वो बंदा हमारा कौन है? पर्सन। द पर्सन टू whom goods sold on credit। ठीक है। या जिससे पैसे लेने बाकी हैं, अमाउंट ड्यू टू रिसीव, है ना? ड्यू टू रिसीव, पैसे लेने बाकी हैं। देना बाकी, क्रेडिटर। लेना बाकी आपसे, इज द डेटर। अब फिर से बात आ गई, ये क्या होता है? पर्सन है तो इसका नाम कौन है? पर्सनल अकाउंट है ये। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। फिर कौन सा पर्सनल? हमारे और आपकी तरह नेचुरल पर्सनल। ठीक है। फिर ये क्या है? डेटर एसेट्स होती है। कौन सी एसेट्स होती है? करंट एसेट्स होती है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? दिस इज द बेसिक वे how we will learn the accounts. First, to learn very basic thing, that you are a business. Whenever you take a pen to write your accounts, whenever think you are a business and you are having the view of the business only. Another thing, real, personal and the nominal. Real, what comes in, what goes out. Personal, debit the receiver, credit the giver. And the nominal expenses and losses are debit, income and gains are credit. ठीक है। अभी हमने बहुत बेसिक बात करी है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन अप टू इट? इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you can ask without any hesitation. We are not going to take your name. We can tell you, because यहाँ पे अगर hesitation अपने साथ रख ली, it will keep on with you, right? So this is the basic thing. In another lecture we will go further. Thank you so much. Meet you in the another lecture. Thank you.